नमस्कार स्टूडेंट्स, नवरात्रों की बहुत अधिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर सेपरेशन इन अमेरिका। तो हमें आज देखना है कि अमेरिका में कैसे पावर का सेपरेशन होता है। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति पृथक्करण। तो शक्ति पृथक्करण क्या है ये हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पावर का जो पृथक्करण होता है उसके बाद में तीनों अंग स्वतंत्र हो जाते हैं और उसके स्वतंत्रता के कारण से क्या होता है, तीनों अंग अपनी मनमर्जी करते हैं और मनमर्जी करने के कारण अव्यवस्था फैलती है और अव्यवस्था के कारण से एक चेक एंड बैलेंस थ्योरी आती है। तो आज का हमारा टॉपिक पावर सेपरेशन तो है, इसके साथ साथ में चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी हम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पावर सेपरेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में जो पावर्स होती थी, शक्तियाँ होती थी, वह किंग के पास में रहती थी, राजा के पास में रहती थी और राजा ही कानून का निर्माण करता था, राजा ही कानूनों को लागू करता था और दंड देता था। तीनों ही काम एक व्यक्ति द्वारा ही होते थे। तो तीनों काम एक व्यक्ति द्वारा ही होते थे, लेकिन मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। मोंटेस्क्यू देखिए, प्रथम स्पष्ट वर्णन जो पावर सेपरेशन का करता है वह है मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू एक फ्रांस का विचारक था जो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में उसने देखा, हालांकि इंग्लैंड में पावर सेपरेशन नहीं है, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इंग्लैंड में पावर सेपरेशन है और वहाँ से देखकर मोंटेस्क्यू पावर सेपरेशन लाया और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में मोंटेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी और मोंटेस्क्यू ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के देने वाले विचारक हैं। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण, जहाँ पे पहले एक राजा के पास में 3 कार्य होते थे, कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, कानूनों को उल्लंघन होने पे दंड देना, वहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखें, क्योंकि राजा क्या हो सकता था, निरंकुश हो सकता था। राजा निरंकुश भी हो सकता था और क्या है, राजा प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रख के भी कानून निर्माण कर सकता था। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में सरकार के 3 अंगों में, जो सरकार के अंग है, 3 अंग की शक्तियाँ और कार्यों का पृथक्करण ये है। सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब तुम्हें ध्यान रखना है, 3 विशिष्ट कार्य हैं। 3 विशिष्ट कार्य हैं, कानून का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना और कानून का उल्लंघन होने पे दंड देना। 3 विशिष्ट कार्य हैं, 3 विशिष्ट कार्य होते हैं। तो 3 विशिष्ट कार्य जो है वो अलग अलग अंग द्वारा और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। यह शक्ति पृथक्करण है। ठीक है, एक ही व्यक्ति राजा द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अलग अलग अंग द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, तीनों विशिष्ट कार्य अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता है। ये शक्ति पृथक्करण है। तो शक्ति पृथक्करण क्यों आया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित को ध्यान में रख के आया था, राजा की निरंकुशता से दूर हटाने के लिए आया था। निरंकुशता और जो अव्यवस्था है उससे बचाव के लिए शक्ति पृथक्करण आया था। शक्ति पृथक्करण में क्या है, एक बार फिर से, कि सरकार के तीनों अंग की जो शक्तियां हैं,
कार्य हैं वह अलग अलग जगह पे होना, अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होना, अलग अलग अंगों के हाथ में होना, और ये जो अंग होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। शक्ति पृथक्करण ये कहता है, पावर ऑफ सेपरेशन ये कहता है, यानी सरकार के शासन के तीनों कार्य 3 अंगों के पास में होना। तो देखिए, लेकिन होता क्या है, 3 अंग यदि पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे तो वह अपना अपना हुक्म चलाएंगे और वह यह कहेंगे हम बड़े, ये कहेगा मैं बड़ा, ये कहेगा मैं बड़ा। तो इस प्रकार से तीनों जब बराबर समान होंगे तो ये एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, इससे असंतुलन होगा और अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो निरंकुशता, ये निरंकुश हो जाएगा क्योंकि समान है, इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे छोटे हैं और ये भी समान है। तो जब दो समान अधिकारों वाले यहाँ पे शासन के अंग होंगे तो वह एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तो अव्यवस्था आएगी, असंतुलन आएगा, निरंकुशता आएगी। तो इसके लिए क्या हुआ, चेक एंड बैलेंस थ्योरी आई। चेक एंड बैलेंस थ्योरी क्या करती है, निरंकुशता और अव्यवस्था, असंतुलन से बचाव करती है। देखो, नियंत्रण और असंतुलन जो है वहाँ पे इसका अर्थ क्या है, शक्ति पर, यानी इसकी शक्ति पर, शक्ति द्वारा नियंत्रण, एक शक्ति पर अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रण, एक शक्ति पर अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रण, एक शक्ति पर अन्य शक्तियों द्वारा नियंत्रण, अर्थात शासन के एक अंग पर अन्य 2 के द्वारा नियंत्रण, शासन के इस अंग पर इन 2 के द्वारा नियंत्रण, शासन के इस अंग पर इन 2 के द्वारा नियंत्रण। तो प्रत्येक अंग पर अन्य 2 अंगों की जो है वह नियंत्रण रखना चेक एंड बैलेंस थ्योरी है। तो देखिए, शक्ति पर शक्ति द्वारा नियंत्रण, हैमिल्टन ने कहा था ये बात कि शक्ति पर शक्ति द्वारा नियंत्रण रखना है, कांटे से कांटा निकालना, कांटे से कांटा निकालना। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, इससे शक्ति पृथक्करण तो रहेगी, शक्ति पृथक पृथक तो रहेगा। देखिए, इसके पास अपनी अलग शक्ति है, इसके पास में अपनी अलग शक्ति है, इसके पास में अपनी अलग शक्ति है, शक्ति पृथक्करण तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा, इनमें समन्वय भी रहेगा। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। इस प्रकार से चेक एंड बैलेंस थ्योरी से शक्ति पृथक्करण के साथ साथ में समन्वय भी बना रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन एंड चेक एंड बैलेंस थ्योरी। अब देखिए, क्या चेक एंड बैलेंस थ्योरी सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ही लाया था? हालांकि इसका जो प्रसिद्ध विचारक है वो फ्रांस का मॉन्टेस्क्यू है। स्पिरिट ऑफ लॉज जो उन्होंने 1748 में लिखा था, वहीं से यह ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। लेकिन अरस्तु ने भी, शक्ति पृथक्करण के जो समर्थक हैं उनमें और भी थिंकर्स आते हैं, जैसे कि अरस्तु ने कहा सरकार के 3 अंग होते हैं। तो अरस्तु ने भी सरकार के 3 अंग बताए। इसके साथ साथ में जीन बोंदा ने मॉन्टेस्क्यू से पहले ही सरकार के 3 अंग बताए। और 1642 से लेके 50 तक के इंग्लैंड में प्यूरिटियन क्रांति हुई थी। उसके समय हॉब्स ने सरकार के 2 अंग बताए, एक अंग बताया संसद और एक अंग बताया राजा। तो संसद क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी और राजा कानूनों को लागू करेगी। तो इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू ही नहीं बल्कि और भी विचारक जैसे अरस्तु ने कहा, जीन बोंदा ने कहा, हॉब्स ने कहा कि शासन किसी एक राजा या एक व्यक्ति के या एक संस्था के हाथ में ही नहीं बल्कि कई हाथों में होना चाहिए।
तो अरस्तु, जीन बोंदा और हॉब्स भी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के समर्थक हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो शक्ति पृथक्करण, हम अमेरिका के संविधान की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण शब्द नहीं है, अर्थात शब्दशः वर्णित नहीं है। शब्दशः कहीं पे भी शक्ति पृथक्करण का शब्द वर्णित नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने जब किया था अनुच्छेद 1 का 1, आर्टिकल 1, तो उसमें ये लिखा था कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां कांग्रेस में निहित रहेगी। तो व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां कांग्रेस में निहित रहेगी। इसका अर्थ क्या है? एक अंग क्या करेगा? व्यवस्थापन का कार्य करेगा। फिर अनुच्छेद 2 के 1 में क्या है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित रहेगी। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अनुच्छेद 1 के भाग 1 में क्या लिखा है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां किसके पास रहेगी? कांग्रेस के पास में। अनुच्छेद 2 के भाग 1 में क्या लिखा है? कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास में रहेगी। और अनुच्छेद 3 के 1 में क्या लिखा है? न्याय संबंधी, है ना, न्यायिक शक्तियां न्यायपालिका के पास में रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे शब्द से शक्ति पृथक्करण तो नहीं लिखा गया है, लेकिन शक्तियों का सेपरेशन अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में बता दिया गया है कि शक्तियाँ अलग अलग हाथों में होंगी, शक्तियाँ एक हाथ में नहीं होंगी। 3 विशिष्ट कार्य अलग अलग अंग अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होंगे। इस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण शब्दशः तो नहीं अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ, लेकिन 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद और 3 अनुच्छेद के पार्ट 1 में लिखा गया है कि शक्ति पृथक्करण है ना। क्योंकि यहाँ प्रतीत होता है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ कांग्रेस में, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में और न्याय संबंधी शक्तियाँ न्यायपालिका में निहित है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे शक्ति पृथक्करण के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण कब से दिखाई देने लग गए? देखिए यहाँ पे 1880 का एक विवाद हुआ था। 1880 का किलबोर्न बनाम थॉमसन, 1880 में सबसे पहले ये सिद्धांत प्रकट हुआ था और आज अमेरिका के संविधान की ये एक विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है पावर सेपरेशन का। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि शक्ति पृथक्करण क्या है। तो मैं ये समझती हूँ तुम्हें मालूम हो गया होगा कि 3 विशिष्ट कार्य होते हैं, वो 3 अंगों द्वारा, 3 अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, वह शक्ति पृथक्करण है। सरकार के 3 अंगों में कार्य का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। पहले जो कार्य एक ही व्यक्ति करता था, अब वह 3 व्यक्ति करते हैं, 3 अंग करते हैं, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग अंगों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। यह है पावर ऑफ सेपरेशन। तो देखिए पावर ऑफ सेपरेशन का जो है कहाँ कहाँ व्यवस्था नज़र आती है, तो कहाँ कहाँ ऐसी व्यवस्था है जो नज़र आती है। तो देखिए पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेज हैं। तो देखिए शासन के तीनों अंगों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया। देखिए शासन के 3 अंग हैं, शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो शासन के जो ये 3 अंग हैं, ये 3 अंग द्वारा क्या है, अंगों का चयन भी अलग अलग होता है। देखिए जो विधायिका है, हमने देखा था विधायिका के 2 अंग होते हैं, विधायिका के 2 अंग हैं,
एक है HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। विधायिका के दो अंग हैं, हाउस ऑफ HOR यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो तुम देखेंगे कि शासन के जो ये तीनों अंग हैं इनका चयन भी अलग अलग होता है। कैसे चयन होता है वो देखेंगे कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और जो सीनेट है इनका तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। इनका क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने पढ़ा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, साथ में निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो यहाँ पे न्यायपालिका के न्यायाधीशों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन सीनेट की क्या की जाती है? सीनेट की पुष्टि आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए 3 अंग हैं, तीनों अंगों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ साथ निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और न्यायाधीशों के क्या मनोनयन होता है, लेकिन सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है एक ही अंग की सदस्यता। कोई ब्रिटेन के विपरीत है। ब्रिटेन में क्या है? जो व्यवस्थापिका यानी वहाँ पे लॉर्ड सभा है ना, लोक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड है ब्रिटेन में। तो कोई भी कार्यपालिका यानी मंत्री हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना अनिवार्य है, जैसे कि भारत में है। लेकिन यहाँ क्या है? एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान है। यदि कोई मंत्री बनता है तो उसे कांग्रेस की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। यदि कोई न्यायाधीश बनता है तो उसे कांग्रेस की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान है और ये यूके यानी ब्रिटेन के विपरीत है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी शक्ति पृथक्करण देख रहे हैं। 3 अंग हैं, तीनों की चयन की अलग अलग प्रक्रिया है और अलग अलग क्या है? कोई एक सदस्य बनने के बाद में बाकी कांग्रेस से क्या होता है? अलग होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में है अंगों का अलग अलग कार्यकाल। देखिए, तुमको मालूम है जो व्यवस्थापिका अंग है उसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके जो का कार्यकाल है वह 2 वर्ष है। 2 वर्ष है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कार्यकाल 2 वर्ष है। लेकिन सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। यदि हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की तो कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। तो देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 वर्ष, सीनेट के सदस्यों का 6 वर्ष, राष्ट्रपति का 4 वर्ष। तो इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पे यदि हम बात करें न्यायपालिका के न्यायाधीश का, यदि हम न्यायपालिका के न्यायाधीश की बात करते हैं तो कितना कार्यकाल है? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि न्यायाधीश जो है वह सदाचार पर्यंत, यदि वह सदाचार करते रहेंगे, अच्छा व्यवहार करते रहेंगे तो वह जीवन पर्यंत बने रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 वर्ष, सीनेट का 6 वर्ष, राष्ट्रपति का 4 वर्ष और न्यायाधीश का जीवन पर्यंत या सदाचार पर्यंत कार्यकाल होता है। तो हमने देखा
सरकार के तीनों अंग जो हैं उनके निर्वाचन की अलग अलग प्रक्रिया है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, और यहाँ पे क्या है, मनोनयन है लेकिन सीनेट द्वारा पुष्टि है। उसके अलावा हमने देखा कि एक अंग यदि कोई मंत्री बनता है या कोई न्यायाधीश बनता है तो उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके अलावा हमने कार्यकाल देखे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 वर्ष, सीनेट का 6 वर्ष, राष्ट्रपति का 4 वर्ष, न्यायाधीश का सदाचार पर्यंत या जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे देखो अंगों का अलग अलग कार्यकाल है। उसके बाद में है उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न है। उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ क्या है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनका उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाचन क्षेत्र, वह जहाँ से जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित हुए हैं निर्वाचन क्षेत्र के तहत है। और सीनेटर क्या है, अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं। सीनेटर अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं और राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। और न्यायपालिका के न्यायाधीश किसके, संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। तो यहाँ हम ये बात कहेंगे कि सबके उत्तरदायित्व भी अलग अलग है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने निर्वाचन क्षेत्र के यानी कांग्रेसमैन अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। सीनेटर राज्य के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आता है तो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका में न्यायाधीश आते हैं जो कि संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा टॉपिक पावर ऑफ सेपरेशन हुआ। हमने ये देखा कि कैसे अलग अलग कार्य, 3 विशिष्ट कार्य 3 अलग अलग व्यक्तियों, 3 अलग अलग अंगों द्वारा किए जाते हैं और सरकार के तीनों अंगों में कैसे विभाजन पाया जाता है और कैसे हमें पता लगता है कि शक्ति पृथक्करण है। किलबॉर्न बनाम थॉमसन 1880 में ये बात आई थी। स्पिरिट ऑफ लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक है उसके द्वारा ये बात 1748 में बताई गई थी। इस प्रकार आज का हमारा ये पावर सेपरेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चेक एंड बैलेंस थ्योरी।